गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है कि एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो सारी इंटेंटिटीज़ होती है प्राणिक एंड एनिमल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर मीन्स प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर की जो भी इंटेंटिटीज होती हैं उनको म्यूचुअली फुलफिलिंग कर कर एक सस्टेन करके रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन है एनिमल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर की, उनमें हम बैलेंस्ड ऐसे मैनर में बैलेंस बना कर रखते हैं ताकि जो सारी स्पाइसेस हैं वो कॉन्टीन्यूसली सर्वाइव कर सके। तो ये एक अनडिनाइबल ट्रूथ है। ये इस ट्रुथ को हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने कंपोजिशन जो चेंज करते रहते हैं। तो जो बायोस्फीयर्स होती है वो एक्ट करती है कि सेल्फ अरेंजिंग का एक्ट करती है, सेल्फ अरेंजिंग सिस्टम का, ताकि जो मेंटेन कर रख सके इक्विलिब्रियम, जो सारे नेसेसरीज एलिमेंट एंड सिस्टम होते हैं जो लाइफ की सस्टेनिंग लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, इक्विलिब्रियम होता है, उसके सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं। इरेगुलर अल्टरेशन मीन्स चेंजेस जो अज्यूम्ड किए जाते हैं कि वेरियस एक्सटेंशन डिमोलिस्ड सिविलाइजेशंस की वजह से हुए हैं, रिवील्ड करते हैं हिस्ट्रीज के बारे में, क्लाइमेट की और एवेल्यूएशन और नेचुरल साइंसेस की करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो एक्सपीरियंसड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन, एनिमल एंड प्लांट की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए। ये फैक्टर्स होते हैं बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार। ठीक है, और कंपटीशन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों को अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बैड वेदर कंडीशन होगी, राइट, जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। आइबोटिक फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर। ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए। जब इनको असेंबल किया जाता है सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड करता है सन पर। ठीक है, सनलाइट को रिसीव करने के लिए, ताकि उसको सोर्स ऑफ एनर्जी एज उसको यूज़ कर सके। ठीक है, एंड चाहे वो प्लांट हो, प्रीडेटर्स हो, शिकारी। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं उनको करेक्टराइज किया गया उनकी फीडिंग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस अराइज होती हैं ओमनीवोर्स की वजह से। ओमनीवोर्स होते हैं सर्वहारी, जो दोनों प्लांट एंड एनिमल दोनों को कंज्यूम्ड करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने जो ट्रॉफिक लेवल होता है उनको उसमें इसको ओमनीवोर्स को ग्रेटर लेवल पर करेक्टराइज्ड किया होता है। तो आइबोटिक फैक्टर जो है उनमें टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, लाइट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो हेल्प करते हैं ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, और जो मरीन पॉपुलेशन है उनकी लोकेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो सारे कंपटीशन, पैराटिज्म, डिसीज, प्रीडेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी स्पाइसेस की। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स दोनों की, जो फिट होती है उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर, ताकि जो भी बैलेंस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एड्योर किया जा सके, मीन्स इनको स्थायी किया जा सके सारे चेंजेस को, राइट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसाइकेबिलिटी इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो मैन्युफैक्चर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होता है मटेरियल का। ठीक है, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं उसकी एंड लाइफ प्रोडक्ट से और इंडस्ट्रियल स्क्रैप से। तो जो मैन्युफैक्चर होता है वो सारे मतलब लार्जेस्ट सप्लायर होता है स्क्रैप मटेरियल्स का। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि मल्टीपल स्टेप होते हैं जिसमें मॉड्यूल करना होता है, कटिंग करना होता है मटेरियल को उसके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्राई करता है कि वो जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके, और जो भी स्क्रैप है लेफ़्ट हो रहा है, जो स्क्रैप लेफ़्ट हो गया, मतलब जो स्क्रैप हमारे पास बच गई, जो वेस्टेज हमारे पास बच गई है, उसको किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जा सके, उसको एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जा सके। तो रिसाइकलिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस नीड सबसे पहले क्या की उन्होंने अपना विजन एंड स्ट्रेटजी जो है उसको
स्टार्ट करना है, ताकि हम जो चेंजेस आ रहे हैं कंपनीज के कल्चर एंड प्रोसेस में उसको देख सकें। इस टू अकम्प्लिश दिस, इसको करने से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स नीड टू डेवलप, इसको करने के लिए मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत होती है कि वो अपना स्ट्रक्चर डेवलप करे, सिस्टम डेवलप करे, परफॉर्मेंस गोल्स को डेवलप करे और मेजर करे सपोर्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलप करने में, एम्प्लॉय बाय इन डेवलप करने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए, जो उनको इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, उनको इनकरेज करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। इन्वॉल्विंग द इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन टीम इज़ नॉट इनफ। अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन टीम लगा दें तो वो चीज़ इतनी मतलब इनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें अपने एम्प्लॉय में एक इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का होना भी जरूरी है। इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज़ हु ऑपरेट द मैन्युफैक्चरिंग मशीन अलॉन्ग विद दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द स्क्रैप मटीरियल। ठीक है, कि हमने वो वाले एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व करने हैं जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेट करेंगे और जिन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कलेक्ट करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए स्क्रैप मटेरियल। तो कोई एम्प्लॉय की जो नॉलेज होती है वो ग्रेटेस्ट रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है, वो हेल्प करता है कि हमने जो स्क्रैप है वो कैसे रिड्यूस करना है और उस जो वेस्ट है वो हमारी कंपनी को उस कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है ये होता है कि हमने डिटर्मिन करना होता है कि कौन सा वर्क स्टेशन जो है क्रिएट किया जा सके, कौन सा वर्क स्टेशन है जो क्रिएट करता है बल्क स्क्रैप। ठीक है, कि कौन सा हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा जो वर्क स्टेशन है वो बल्क में स्क्रैप क्रिएट कर रहा है और उसको कैसे असेस करना है, कितना वो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। मैनी टाइम वेस्ट फ्रॉम क्या होता है कि बहुत टाइम क्या होता है कि जो वेस्ट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का, उसको हम रीप्रोसेस कर सकते हैं दूसरे के लिए एज अ रॉ मटेरियल, राइट। नेक्स्ट, इफ मैन्युफैक्चरर डज नॉट हैव इन हाउस कैपेबिलिटी। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना जो स्क्रैप है उसको रिसाइकल कर सके, तो वो पार्टनरिंग करे दूसरी कंपनी के साथ जिसके पास है ना स्किल्स होती हैं ऐसी। तो टीम वर्क जो है वो दोनों कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो अ गुड पार्टनर में नॉट एबल टू स्पॉट यूजेस फॉर स्क्रैप डेटा नॉट ऑब्वियस। ठीक है, कि जो एक टीम वर्क होता है वो हमारी दोनों कंपनीज जो होती हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वुड स्क्रैप है तो उसको हम क्या है ग्राउंड इन कर दे, सॉ डस्ट जो उसका भूरा चूरा होता है उसको कंप्रेस्ड कर दे, उसको कंपोजिट बोर्ड्स में कंप्रेस कर दे। और जो नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक होती है उसको हम श्रेड कर दे, टुकड़ों में काट कर, और उसको वहाँ पर प्रेस्ड कर दे जहाँ पर लो कॉस्ट बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत है, वहाँ पर उसको भर दे, राइट। तो वंस द टाइप, अगर हमारे पास एक बारी हम टाइप और अमाउंट जो रिसाइकलेबल का स्क्रैप का वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो वर्क प्रोसेस होता है वो डेवलप्ड होता है टू कैप्चर, रिमूव एंड स्टोर दीज मटेरियल। इस मटेरियल को कैप्चर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें हेल्पफुल मिलती है। दिस विल इन्वॉल्व ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू रिकोगनाइज द रिसाइकेबल स्क्रैप। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है कि हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि जो हमारा स्क्रैप है उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं एंड उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसको हैंडल करने का बेस्ट वे यही है, स्क्रैप को हैंडल करने का, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड ऑटोमेशन के थ्रू। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।